ये सारे कॉन्सेप्ट और उसकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। फिर चैप्टर्स भी पढ़ेंगे। जरा ला दीजिए अकाउंट की बुक। हाँ, कॉन्सेप्ट वाला और प्रैक्टिस वाला भी, वॉल्यूम नंबर 3। पिछले बार हम लोगों ने पढ़ा था 7। कितने लोग थे जो नहीं थे 7 में? तो क्या आप लोगों ने वो देख लिया या देख लीजिएगा, है ना? क्योंकि यहां दोबारा होने का चांस नहीं है, समय कम है और पढ़ना ज्यादा है। ये भी एक प्रैक्टिकल बहुत अच्छा एएस है, और आपने अगर एग्जाम दिया हो आपकी बार तो देखा होगा कि इससे 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव आया था। चलिए सब लोग निकालिए तो 22। 20 के बाद होगा 6S इसमें नहीं है, 6S कॉन्सेप्ट की कॉपी के साथ मिलेगी। अब ये कॉपी और मिलेगी कॉन्सेप्ट की, जिसमें ब्रांच, अमालगमेशन, होल्डिंग कंपनी वगैरह होगा। इसको हटा दीजिए, ये नहीं चाहिए, खाली हाई चाहिए। हाई दोनों, हाई दोनों, हाँ हाई और हाई। वो तो अब किसी को दीजिए भी मत, उसको साइड रखिए। आप बोल लीजिए कॉन्सेप्ट की कॉपी को रखवा दे नीचे, वो किसी को नहीं दें, ठीक है? नाम क्या है बेटा? टैक्सेज ऑन इनकम। तो देखिए कॉन्सेप्ट 1 है कि प्रॉफिट 2 टाइप्स का होता है। एक को होते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट या अकाउंटिंग इनकम जिसको हम बोलते हैं, और एक होता है टैक्सेबल इनकम। अकाउंटिंग इनकम कौन सा है? एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट, एकदम कॉन्साइज किया हुआ है बेटा। मतलब AS22 अगर हम देखेंगे तो बेयर तो बहुत ही लंबा चौड़ा है, इसमें हम लोग बड़े बड़े लेटर में 3-4 पन्ने में समेट दिया है, और गारंटी देता हूं एक क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा, प्रैक्टिस बस करनी है। एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है? और ट्रेड टैक्सेबल इनकम कौन है? आप पीजीबीपी पढ़ते हैं, उसमें जोड़ घटाओ जोड़ घटाओ जोड़ घटाओ करके जो आता है उसको क्या बोलते हैं? टैक्सेबल इनकम। वो अकाउंटिंग इनकम से अलग होता है। वो अकाउंटिंग इनकम से कम या ज्यादा हो सकता है कि कोई एग्जेम्प्ट हो गया, कोई डिसअलाउड हो गया, ऐसा होता है ना, कोई डिम्ड इनकम हो गया, तो अकाउंटिंग से तो अलग होता है। हाँ बेटा जी बैठिए ना, बैठिए, आगे बैठिए। तो मैंने लिखा है कि एज पर बुक्स जो होता है ये दोनों बराबर नहीं होते, इन दोनों में डिफरेंस आता है। अब डिफरेंस क्यों आता है? तो डिफरेंस के 2 कारण हैं, मतलब कारण तो कई हैं, डिफरेंस का 2 टाइप है। कारण तो मैंने बताया ना, डिडक्शन। अब मान लीजिए कि ये अकाउंट है, ये टैक्स है। अब टैक्स में कुछ एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल गया तो अकाउंट तो अलग हो जाएगा। टैक्स में कुछ डिसअलाउड हो गया एक्सपेंस तो अकाउंट तो अलग हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा ना, तो ये थोड़ा सा बदलाव तो आ जाएगा दोस्त। अब ये डिडक्शन या एग्जम्पशन जो भी है, इससे 2 तरह का डिफरेंस पैदा होता है, और वो डिफरेंस या तो टाइमिंग डिफरेंस होता है या बताइए परमानेंट डिफरेंस। क्या है टाइमिंग डिफरेंस? ये चीजें वो यहां भी लिखी हुई है। एक परमानेंट डिफरेंस का मतलब है वो डिफरेंस विच ओरिजिनेट इन वन पीरियड एंड रिवर्स इन, नेवर रिवर्स इन अदर पीरियड। मतलब नहीं होता है कि आपके बिछड़े फिर कभी नहीं मिलेंगे। आपके कुछ दोस्त 12th क्लास में आपसे बिछड़े होंगे और शायद आज तक कभी नहीं मिले, क्योंकि वो किसी और दुनिया में रच बस गए। कोई कोई और पढ़ने लगा, कोई और कहीं चला गया, उसकी फैमिली कहीं शिफ्ट कर गई, आप अलग शिफ्ट कर गए, तो अब 2-3 साल से कोई टच नहीं, और हो सकता है पूरी लाइफ कभी ना मिले। तो इस तरह का कुछ है क्या टैक्स में कि अकाउंट और टैक्स हमेशा के लिए अलग हो जाता है? जी हाँ, एग्जेम्प्टेड इनकम। एक्सपोर्ट प्रॉफिट पढ़ा है आप लोगों ने? एक्सपोर्ट प्रॉफिट एग्जेम्प्टेड है कि टैक्सेबल है? एक्सपोर्ट बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट पीजीबीपी में टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्टेड होता है?
ये पढ़ा ही नहीं। चलो हम बता रहे हैं, मान लो कि एग्जेम्प्टेड नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर कोई डिफरेंस नहीं होगा। मान लो कि टैक्स में एग्जेम्प्ट हो गया, 20% आपका एग्जेम्प्ट हो गया। अब अकाउंट प्रॉफिट होगा 1000, एग्जेम्प्ट हो गया तो टैक्स प्रॉफिट कितना होगा 800, तो डिफरेंस पैदा हो गया। अब एक बार जो एग्जेम्प्ट हो गया, क्या अगले साल उस पर टैक्स लगेगा? क्या अगले साल फिर उस पर टैक्स लगेगा? क्या अगले साल फिर उस पर टैक्स लगेगा? क्या अगले साल फिर उस पर टैक्स लगेगा? नहीं, उस पर कभी टैक्स नहीं लगेगा। एक बार एग्जेम्प्ट हो गया तो एग्जेम्प्ट हो गया, नेवर। एक बच्चा बोल रहा है सर एग्रीकल्चर इनकम, वो पढ़ा है? किसी कंपनी की एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है। आजकल तो बहुत बड़ी कंपनियां हैं जो आलू प्याज की खेती करवा रही हैं, मशरूम की खेती करवा रही हैं। मान लो अकाउंट में वैसा प्रॉफिट है, टैक्स में क्या है, एग्जेम्प्टेड है कि टैक्सेबल है? एग्जेम्प्टेड है। अब डिफरेंस पैदा हो गया, सरकार कभी इससे वापस पैसा नहीं मांगेगी, तो ऐसे डिफरेंस को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिए, परमानेंट डिफरेंस। कोई एक्सपेंस डिसअलाउ हो गया, ऐसे आपने पढ़ा होगा, कैश एक्सपेंस एक लेवल के बाद एग्जेम्प्टेड, सॉरी डिसअलाउड। रिलेटिव को दिया हुआ पैसा एक लेवल के बाद, जैसे मान लो आपके पति को, पत्नी को, बच्चों को या माता पिता को ऐसा पैसा दे दिया जबकि उस लायक नहीं है, तो क्या वो वापस ऐड हो जाता है ना, पीजीबीपी में ऐड हो जाता है ना। पीजीबीपी में ऐड होगा, एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा, तो डिसअलाउ होगा तो क्या होगा? ठीक है। या मान लो प्राइवेट फंड को डोनेशन दिया, मैं टैक्स नहीं पढ़ा रहा भैया, मैं टैक्स नहीं पढ़ा रहा, लेकिन चूंकि इनकम टैक्स का ही है तो टैक्स की बातें न चाहते हुए भी आएंगी यहां, ये है इसी काम का। चलिए, आपने 80G के अंदर डिडक्शन कई मिल जाता है, कईयों का नहीं मिलता। अब मान लो डिडक्शन नहीं मिला तो बेटा क्या होगा? टैक्स ज्यादा लग जाएगा, और हमेशा के लिए लग जाएगा वो, ये नहीं कि बाद में आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। डिडक्शन कभी उसका नहीं मिलेगा। क्या ये बात सही है ना? तो अगर कोई ऐसा हो गया, ठीक है ना, तो कहता है कि इसको इग्नोर करो। मतलब अगर गाड़ी ऐसे जा रही है तो इसको ध्यान नहीं देना है, ये गाड़ी ऐसे भी जा रही है तो इसको ध्यान नहीं देना है। लेकिन अगर गाड़ी की पटरी ऐसे है, जैसे म्यूजियम पार्क में होता है, कभी आपकी गाड़ी ऊपर कभी आपकी गाड़ी नीचे, ऐसा होता है, ठीक है। यानी कि कभी डिफरेंस है कभी डिफरेंस खत्म, कभी डिफरेंस है कभी डिफरेंस खत्म, कभी डिफरेंस है कभी डिफरेंस खत्म, तो इसको कौन सा बोलेंगे? इसको बोलेंगे टाइमिंग डिफरेंस। ठीक है। टाइमिंग डिफरेंस की डिफिनीशन रेस कहता है विच ओरिजिनेट, मन से पढ़िएगा, यही चीजें हल्का सा बदल देंगे सीए फाइनल। मैंने उस दिन कहा तो असली पढ़ाई सीए इंटर ही है, क्योंकि फाइनल में यही पेपर, फिर डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स, क्या उसमें अलग से इनकम टैक्स आ जाएगा? थोड़ा केस लो बढ़ जाएगा, थोड़ी एनालिसिस बढ़ जाएगी, इनकम टैक्स ही तो रहेगा, यही सैलरी, यही पीजीबीपी, यही डिडक्शंस रहेंगे। ठीक बात है कि नहीं? इनडायरेक्ट टैक्स, क्या फाइनल में जीएसटी अलग हो जाएगा? पाकिस्तान का जीएसटी पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे तो इंडिया का ही। इसलिए बेटा सीए इंटर को थोड़ा नॉलेज के हिसाब से भी पढ़िए, समय दीजिए। मेरे पढ़ाने से आप नहीं पास करेंगे, मैं ऐसा टीचर हूं जो सच बोलूंगा। दुनिया किसी टीचर के पढ़ाने से आप नहीं पास करेंगे। इच्छा जागृत कीजिए, मेरी इनएफिशिएंसी हो सकती है, बाकी टीचर जहां भी आपने पढ़ा है या पढ़ेंगे इनएफिशिएंसी हो सकती है, पूरा आपको अपनी मेहनत से करना है। आपको सुबह उठना है और शाम को सोने से पहले कोई और काम करना ही नहीं सिवाय इसी काम को। नॉन प्रोडक्टिव टाइम को कट कीजिए, आप देखिएगा पढ़ने के लिए बेटा टाइम ही टाइम है, सिलेबस कम है। उल्टा करेंगे यही सिलेबस आपको बहुत जैसा पहाड़ जैसा दिखेगा, और फिर नहीं होता है रिजल्ट बेटा। जितने बच्चे पास होते हैं ना ऐसे ही होते हैं। जिन बच्चों की अब की बार बहुत ग्रुप निकली है, मैं जानता हूं, इतने चंचल बच्चे थे क्लास में, लेकिन भाई साहब जब वो गायब हुए तो ऐसे गायब हुए कि मत पूछो। लास्ट के 1.5 महीने में तो कई बच्चे किसी से कनेक्टेड भी नहीं थे, लक्ष्मीनगर में रह के ऐसा गायब होते थे। तो पूरी दुनिया से रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं है, रिलेटिव से भी 2 महीने के रिलेशन तोड़ दो, तब ये सब चीजें एकदम मेमोराइज होंगी। मेमोरी की लिमिटेशन है, नई चीज डालोगे पुरानी निकल जाएगी, तो नई चीज डालो ही मत, केवल यही डालो टाइमिंग डिफरेंस,
परमानेंट डिफरेंस, परमानेंट डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस। परमानेंट फिर से बोलो कौन सा? ओरिजिनेट हुआ और हमेशा के लिए जुदा हो गया, रेलवे की पटरी की तरह कभी नहीं मिलेंगे। और टाइमिंग कौन सा है? जो एक पीरियड में ओरिजिनेट, ओरिजिनेट मतलब उत्पन्न, पैदा हुआ, एंड एक्सपेक्टेड टू डू रिवर्सल इन सब्सिक्वेंट पीरियड। ठीक है, टू डू नहीं होना चाहिए, टू बी होना चाहिए बेटा, ठीक करो, टू बी रिवर्स्ड इन सब्सिक्वेंट पीरियड। और भाई ऑनलाइन बच्चे सब लोग ये कॉपी ना, अगर आपके पास हो तो अच्छी बात है, वरना टॉपर से ले लीजिएगा, और ज्यादा दिक्कत हो, दूर हो तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, मैंने ग्रुप पे डाला हुआ है। आइए आप कहेंगे सर एग्जांपल दो, तो आपने देखा होगा डिप्रिसिएशन अकाउंट वाले जनरली कैसे करते हैं? इकोनॉमिक बेनिफिट के बेसिस पे करते हैं। A10 स्टेट लाइन ले लेते हैं, WDV ले लेते हैं, यूजफुल लाइफ के ऊपर चार्ज करते हैं। लेकिन इनकम टैक्स वालों का अपना ही दुनिया है, उन्होंने एक रेट तय कर रखा है, हमारा 20% होगा, 30% होगा, ब्लॉक सिस्टम होगा, पता नहीं कौन कौन सा सिस्टम, उन्होंने अपनी दुनिया बसा रखी है ना बेटा, और उसी हिसाब से करेंगे। आपने कुछ पढ़ा होगा, कुछ ऐसे डिप्शन होते हैं जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के 35, फर्स्ट ईयर में ही 100%, लेकिन अकाउंट में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। अकाउंट में तो A10 कहता है ओवर द यूजफुल लाइफ, depreciable amount has to be written off in a systematic basis, और systematic basis क्या है? expected use of the pattern of the economic benefit। वो तो अकाउंट की अपनी दुनिया, टैक्स की तरफ भाई साहब वो चलते नहीं है। यस और नो? तो ऐसा हो सकता है बेटा कि अकाउंट में डिप्शन मिले 10 10 10 10 और टैक्स में एक बार 40, एक में 0, एक बार 0। ध्यान दीजिए, चार्ज यहां भी डिप्रेसिबल अमाउंट ही हुआ, चार्ज यहां भी हुआ, लेकिन ईयर में फर्क पड़ गया। अगर टैक्स में शुरू में डिप्शन बाद ज्यादा मिल गया तो बाद में कम मिलेगा, अकाउंट में शुरू में ज्यादा मिल गया तो बाद में कम मिलेगा, बड़ी सीधी बात है। लेकिन होना तो डिप्रेसिबल अमाउंट ही है, ऐसा तो है नहीं कि कोई जितनी कॉस्ट लगाया उसी ज्यादा का डिप्शन क्लेम कर ले। हाँ, अगर ज्यादा का डिप्शन क्लेम हो गया, जैसे कई बार 125%, 150% तक होता है, तो उतना परमानेंट डिफरेंस हो गया। जो क्लेम नहीं कर सकते हैं वो परमानेंट हो गया, जो क्लेम कर सकते हैं वो टेम्पररी हो गया। ठीक है बच्चों, तो क्या बोलेंगे इसको? डिफरेंस इन डिप्शन रेट। अच्छा, कभी पढ़ा आप लोगों ने सेक्शन 43B इनकम टैक्स कि कुछ एक्सपेंसेज अकाउंट में तो एक्रूअल बेसिस पे होते हैं, लेकिन इनकम टैक्स वाले वो होते हैं कि हम कैश बेसिस पे लेंगे, जैसे बोनस वगैरह, PF ग्रेच्युटी का, कंट्रीब्यूशन का पेमेंट। अब वो बातें नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं भाई हमारा अपना रूल है। अकाउंट वाले उनको बहुत समझाते हैं, लेकिन बोलते नहीं, इनकम टैक्स तो हम इनकम टैक्स के रूल से ही लेंगे। नतीजा क्या होता है कि भाई वो कैश और एक्रूअल बेसिस का जो होता है सेक्शन 43B, कुछ याद भी है या जानते हो बच्चों? आप लोगों की दुनिया ज्यादा टफ है, आपको एक साथ अकाउंट, एक साथ टैक्स, एक साथ लॉ, एक साथ कॉस्ट, एक साथ FM सब याद रखना है। टीचर को इतनी हेडेक नहीं है। अभी मुझे इनकम टैक्स कुछ भी याद नहीं है, बस जिसकी मुझे जरूरत पड़ती है मैंने रट लिया है। अकाउंट पूरा मुझे याद है, लेकिन आपका काम नहीं चलेगा इससे। आपको सेम टाइम में अकाउंट भी चाहिए, कॉस्ट भी चाहिए, टैक्स भी चाहिए। आप ज्यादा मुश्किल परिस्थितियों में हैं, लेकिन आखिर इसी मुश्किल में लोग पास करते हैं ना बेटा, आप भी करेंगे। चलिए आइए, फायदा बताऊं आपका क्या है? हम लोग गलती करेंगे तो माफी नहीं है, और हम लोग गलत पढ़ा दें तो अभी कमेंट आएगा या 2 दिन बाद कमेंट आएगा, बताओ देखो सर को ठीक से आता भी नहीं है। तो हम में एक गलती नहीं हो सकती। आपको कौन सा 100 नंबर लाना है सब में? आपका तो 60 आ जाए बहुत है। ऑल पेपर एग्जाम, बात खत्म। चलिए, तो ये याद रखिए 43B, इसमें क्या होता है? अगर यहां पे एक्रू हुआ तो अकाउंट में तो यही माइनस हो जाता है। जब पेड करेंगे तो अकाउंट में बोलते हैं भाई कुछ भी नहीं, इग्नोर। लेकिन टैक्स वाले बोलते हैं कि यहां कुछ भी नहीं, इग्नोर। जब पे करोगे तब अलाउड। अब मान लो 50 लाख का बोनस है, अकाउंट में इस साल घट गया, टैक्स में घटा ही नहीं, टैक्स में अगले साल घटेगा, अकाउंट में घटा ही नहीं, तो ये कौन सा डिफरेंस है?
टेम्पररी, टेम्पररी या परमानेंट? टेम्पररी। टाइमिंग डिफरेंस, समय का फेर है, समय का ही तो फेर है। तो ऐसी चीजों से पता है क्या पैदा होता है? देखो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है कि जब हम सब कुछ एक्रूअल बेसिस पे करते हैं तो टैक्स क्यों एक्रूअल बेसिस पे नहीं करेंगे? एक्रूअल इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। AS10 भी, सॉरी AS1 भी कहता है कि कोई भी फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जाम्पशन होती है तो हम ये मान के चलते हैं कि सब कुछ एक्रूअल बेसिस पे है, इसीलिए ये ऐसा आया। हम लोग जब पढ़ते थे ना, हम लोग CA बने 96 में, नहीं था ये। उस समय केवल करंट टैक्स की बात होती थी, तो हमें डिफर्ड टैक्स पता भी नहीं था। लेकिन वर्ल्ड में रिपोर्टिंग जो होती है, जिसको आप पढ़ेंगे फाइनल में, IFRS नाम सुना है ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उन लोगों ने देखना शुरू किया कि नहीं यार ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो वो लोग कॉन्सेप्ट लेकर आए कि जब सब कुछ एक्रूअल है तो टैक्स भी एक्रूअल पे होना चाहिए, जो हमें लीगली पे करना है वो भी, और जो पे करना पड़ सकता है वो भी। और यहीं से जन्म हुआ, बताओ किस चीज का? डिफर्ड टैक्स का। तब 2000 बहुत बाद में आया है, मुझे ठीक से डेट नहीं याद आ रहा, लेकिन 2001 में आया है AS22, मेरे CA बनने के 6 साल बाद। बल्कि मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था उसके बहुत बाद में आया। तो बाद में आया तो हम लोग नहीं पढ़ा, थोड़े हम लोग से भी गलतियां हुई, फिर सीख लिया। अब चिंता ना करो, अब हाथ साफ है, बहुत पहले आ गया था। चले आगे बेटा, कॉन्सेप्ट समझे थोड़ा बहुत, कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ें, प्रैक्टिस थोड़ा हम करा देंगे, थोड़ा आप कर लेना। वो समय की बात है, वैसे मैं पागल टीचर हूं, आप मेरे साथ बैठोगे तो मैं रात के 10 बजे तक पढ़ाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो आपको बहुत फायदा नहीं करेगा, थोड़ा आपको पढ़ना है। आ जाओ, देखो अभी जो डिफर्ड टैक्स है, पहले ये देखो, पहले रूल 3 देखो, फिर रूल 1 देखेंगे। ये जान मुझके मैं C1 C2 लिख देता हूं ताकि आपको लगे। ये कहता है कि टैक्स एक्सपेंसिव जब साल का 2 होगा, कौन कौन सा 2 होगा भाई? एक होगा करंट टैक्स। अब सवाल उठता है व्हाट इज करंट टैक्स? तो बोला गया करंट टैक्स का मतलब है टैक्स एज पर, बताइए बेटा, करंट टैक्स मतलब एज पर इनकम टैक्स रूल, मतलब इनकम टैक्स रूल के अनुसार जो टैक्स पे करना है ना, उसको क्या नाम देंगे? करंट टैक्स, उसको हम नाम देंगे। ठीक बात है। और डिफर्ड टैक्स क्या होगा? जो टाइमिंग डिफरेंसेस के चलते पैदा होगा, यहां लिख लो, टाइमिंग डिफरेंसेस के चलते पैदा होगा, उसको बोलेंगे डिफर्ड टैक्स। ठीक है ना? तो PL में बताइए क्या किया जाएगा बेटा? करंट टैक्स भी जाएगा और डिफर्ड टैक्स भी जाएगा। करंट टैक्स आपने पे कर दिया तो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, वरना वो भी जाएगा टैक्स लायबिलिटी। और डिफर्ड टैक्स तो बैलेंस शीट में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये अभी से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है? डेफर। डेफर मतलब फ्यूचर। ठीक है बेटा। अब आओ, अब रूल 2 पढ़ोगे, ज्यादा मजा आएगा। अब रूल 2 पढ़ो। डिफर्ड टैक्स 2 तरह का हो सकता है। टाइमिंग डिफरेंस से राइज होगा, लेकिन हो 2 तरह का सकता है। एक को क्या बोलेंगे? DTL। एक को क्या बोलेंगे? DTL। DTL क्या है? ऐसा लिखना मत, समझाने के लिए बोल रहा हूं लाल रंग से। ये जस्ट लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है। NPO सबने पढ़ा है, फाउंडेशन छोड़ो, NPO छोड़ो, आउटस्टैंडिंग सैलरी सबने पढ़ा है। जब एक्रू होता है तभी एक्सपेंस मान लेते हैं, बाद में पे होता है तो एक्सपेंस नहीं मानते, याद है सबको, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी दिखाते हैं। तो DTL इज नथिंग। अच्छा एक मिनट, पूछना तो भूल गया, सबने पहले AS22 पढ़ रखा है थोड़ा बहुत? आप बेटा पीछे बताओ, थोड़ा बहुत पढ़ रखा है बालकों? सबने पढ़ रखा है ना? देखो बेटा, ये क्लास ना बेसिकली कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराने की क्लास है, तो ना चाहते हुए भी ना हम बहुत सारी चीजों का बैकग्राउंड नहीं बता सकते, क्योंकि बैकग्राउंड बताने बैठेंगे ना बेटा तो समय बहुत लगता है। मुझे अच्छी तरह से ध्यान आ रहा है, मैं रेगुलर क्लास में जब डिफर्ड टैक्स पढ़ाता हूं तो कम से कम 8 घंटे लेता हूं, और वही काम मुझे 1.5 घंटे में करना है, मजबूरी है। तो इसीलिए बैकग्राउंड की बजाय कॉन्सेप्ट
जो अपने काम का है मैं उस पर अपने आप को केंद्रित कर रहा हूं। आ जाओ, डीटीएल, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, फुल फॉर्म क्या रहेगा इसका? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इट इज जस्ट लाइक आउटस्टैंडिंग, जस्ट लाइक है नहीं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसको मत बोल देना कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, इसका नेचर अलग है, लेकिन जस्ट लाइक। उसमें क्या करते हैं, जब एक्रू होता है तभी एक्सपेंस मान लेते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी दिखाते हैं, जब वो पेड हो जाता है या एडजस्ट हो जाता है तो फिर नहीं दिखाते। देखो हम क्या करेंगे, करेंट टैक्स लायबिलिटी इज रिड्यूस्ड बट एक्सपेक्टेड टू बी हायर टैक्स लायबिलिटी इन द सब्सिक्वेंट पीरियड। इसको हिंदी में लिखा है मैंने, आज अगर किसी कारण से टैक्स कम लगे लेकिन कल ज्यादा लगे तो यही नेचर है, यही खूबी है, यही फीचर है पहचानने का कि यहां क्या है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। आज सैलरी मैंने नहीं पे किया तो कल ज्यादा पे करना पड़ेगा ना, मार्च की सैलरी में मार्च में नहीं पे करूंगा तो क्या होगा, अगले साल का तो पे करेंगे प्लस मार्च का भी करेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, डीटीएल। ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी के रूप में दिखाया जाता है, पीएल में एक्सपेंस के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है बेटा। और डीटीए क्या है? डीटीए है डेफर्ड टैक्स एसेट, इट इज जस्ट लाइक प्रीपेड एक्सपेंस। आप समझते हैं प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? क्या होता है? पैसे ज्यादा दे दिए, बेनिफिट नहीं लिया, बेनिफिट आगे मिलेगा, जैसे एडवांस सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस, याद आया बच्चों को? तो ये वही चीज है कि भाई करेंट टैक्स लायबिलिटी इज हायर बट एक्सपेक्टेड टू बी कंपनसेटेड इन सब्सिक्वेंट पीरियड। आज टैक्स ज्यादा लेकिन कल कम। एक बात बताएं बेटा, पढ़ाई डीटीए है और खिलाई घुमाई, ठीक है कि नहीं? पता है क्या है? डीटीएल है। दिल्ली में बच्चे बाहर से आते हैं, छोटे शहरों में थोड़ा लिमिटेशन होती है, बड़े शहरों में आके एकदम पंछी बने उड़ती फिरूं मस्त गगन में, तो 2-3 साल खूब मस्ती करते हैं, लेकिन फिर उसका अंजाम क्या होता है, बैक टू पेविलियन। तो मस्ती तो खूब कर लिया लेकिन 3 साल मस्ती किया, 30 साल परेशान, डीटीएल। इसका उल्टा, 3 साल अपने आंख को बंद करके, कान को बंद करके, दिमाग को बंद करके लग गए, जरूरत से ज्यादा मेहनत किया, फायदा बताओ? अगले 30 साल कम मेहनत करना पड़ेगा, रिवार्ड बताइए? ज्यादा। मेहनत कम, रिवार्ड ज्यादा। क्या नाम देंगे इसको हम? डीटीए। ये आपकी लाइफ से, हमारी लाइफ से सबसे संबंधित है। चले आगे बेटा। कभी आ जाए, पहचानो तो ये बात याद रहेगी बच्चों को, ठीक से लिखा हुआ है वो सबको दिख रहा है और कॉपी में भी दिख रहा है ना, सामने रखो, पेंसिल रखो। परसों मैंने कहा था स्केच, स्केच नहीं, हाइलाइटर नहीं होता है, हाइलाइटर रखो, जो कीवर्ड कीवर्ड जो लगे उसको मार्क कर लिया करो, ठीक है ना? पेंसिल, हाइलाइटर, आजकल तो बड़े चमकीले चमकीले हाइलाइटर आते हैं। आ गया तो रूल 1 फिर से बताओ। नहीं वो बहुत ही छोटा एस है। रूल 1, 2 तरह का प्रॉफिट, दोनों में डिफरेंस, एक टाइमिंग और एक परमानेंट। परमानेंट को भूल जाओ, टाइमिंग में डेफर्ड, ठीक है? 2 तरह का टैक्स, करेंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। 2 तरह का डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स एसेट। आज कम कल ज्यादा, डीटीएल। आज ज्यादा कल कम, एसेट और लायबिलिटी की डिफिनेशन यही है ना। चलो कुछ जनरेटिव कर लेते हैं, लिखना नहीं है, केवल देखना है, एक लाइन नहीं लिखना बेटा जी। जब ओरिजिनेट होगा, ओरिजिनेट होगा मतलब उत्पन्न होगा, एक्रू होगा, इनकर्ड होगा, तो बताओ भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कैसे लिखते हैं? पीएल में डेबिट करते हैं और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आएगा, है ना? बैलेंस शीट में जब रिवर्स होगा 1 साल 2 साल 3 साल बाद, जो नहीं कि अगले साल रिवर्स होगा, और लंबा समय भी हो सकता है, या थोड़ा थोड़ा करके रिवर्स होगा। जब रिवर्स होगा तो बेटा जी हम क्या लिखेंगे? डीटीएल टू पीएल, याद रहेगा? तो पीएल पे भी असर पड़ेगा, बैलेंस शीट पर भी। पीएल में क्रेडिट होगा और लायबिलिटी धीरे धीरे खत्म हो। अकाउंट कैसे बनाएंगे? देखो ये अकाउंट बनेगा, जब ओरिजिनेट होगा तो लायबिलिटी साइड, बैलेंस सीडीबीडी 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 चलता रहेगा, और जब रिवर्स होगा तो इस साइड। अगर थोड़ा पार्शियल रिवर्स हुआ तो बैलेंस बच जाएगा।
चलो इस फोटो को अपने दिमाग में फिट करो तो बेटा जी मेमोरी भी जरूरी है। धोखे में मत रहना, अंडरस्टैंडिंग से कुछ नहीं होता एग्जाम में। अंडरस्टैंडिंग से रियल लाइफ में प्रैक्टिस कर लोगे, एग्जाम में मेमोरी जरूरी है। अपने दिमाग को एक बार स्कैन करो, खटाक की आवाज करो और दम डाल दो इसको। लायबिलिटी कौन से साइड में होगा? लायबिलिटी तो क्रेडिट साइड में होता है, ठीक है कि नहीं? जब वो रिवर्स होगा तो डेबिट होगा। आ जाओ एसेट। जब ओरिजिनेट होगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना, क्रेडिट ऑल द इनकम। और जब रिवर्स होगा डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कितना आसान है। आपको इस अटेम्प्ट का क्वेश्चन भी कराऊंगा, देखिए कितना आसान आया था। 10 नंबर का क्वेश्चन 10 मिनट भी नहीं लगेगा। तो आता होगा तो काहे को 10 मिनट नहीं आता होगा तो टाइम लगेगा। अकाउंट कैसे बनेगा? डेबिट साइड, याद है ना, किसी भी एसेट का डेबिट साइड में बैलेंस होता है, बीडीसीडी 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 चलता रहेगा। जब रिवर्स होगा डिप्रिसिएशन, याद है किसी को? फिक्स एसेट इधर आता है, धीरे धीरे बाई डेप्शन बाई डेप्शन बाई डेप्शन करते हुए बैलेंस शीट खत्म। ठीक है ना बालकों? लेकिन एक कॉन्सेप्ट है देखो, डीटीएल को तो हमेशा रिकॉग्नाइज करना है क्योंकि ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी के बारे में ज्यादा नहीं सोचते है, रिकॉग्नाइज करो। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, रिकॉग्नाइज ऑल फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉस से ज्यादा है। लेकिन डीटीए चूंकि ए है, मतलब एसेट है, तो इसमें ये कहना कि फ्यूचर में बेनिफिट होगा आज रिकॉग्नाइज कर लें, कई लोग बोलते हैं तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का वायलेशन है। एक्रूवल के चक्कर में आप तो प्रूडेंस की जान ले रहे हो। ये क्या तरीका हुआ? प्रूडेंस तो कहता है फ्यूचर एक्सपेक्टेड गेन को नहीं मानना है, जब होगा तब मानना है, ठीक है। लेकिन हमने एस29 भी पढ़ा है और हम भी पढ़ाएंगे बेटा। वो ये भी तो कहता है कि अगर कोई चीज सर्टेन हो, कोई चीज वर्चुअली सर्टेन हो, तो उसको मानने में क्या बुराई है। हम प्रीपेड इंश्योरेंस को क्या एसेट नहीं मानते? क्या हम फिक्स एसेट को एसेट नहीं मानते? उसका भी तो बेनिफिट 10 साल बाद मिलने वाला है, फिर भी मानते हैं कि नहीं? हमने किसी को लोन दिया है जो 5 साल बाद मुझे लौटाएगा, क्या उसको एसेट नहीं मानते? क्या मानते हो भाई? वो तो 5 साल बाद पैसा देगा, देगा नहीं देगा। तो प्रूडेंस का मतलब ये नहीं होता कि अपनी चीजों को एकदम खत्म कर दें। इस तरह से तो बैलेंस शीट में कोई एसेट ही नहीं आएगा, फ्यूचर तो ऑलवेज अनसर्टेन है। तो जो चीज यहां हो गई है, अगर उसका बेनिफिट मिलना, उसमें क्या बुराई है? जो चीज होने वाली है वो बेनिफिट नहीं ले सकते, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति है जो ऑलरेडी 31 मार्च तक हो गई है और उसका बेनिफिट आगे मिलने वाला है, जिसमें सर्टेनिटी भी है, उसको मानने से, मान लो मैंने किसी को उधार सेल किया है, तो क्या मैं डेटर बैलेंस शीट में नहीं दिखाता? नहीं मिलने को तो हो सकता है वो भी पैसा ना दे। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना? तो ऐसा नहीं कि हम एक्रूड इनकम को नहीं लेते, लेते हैं, कुछ शर्तों के साथ लेते हैं। यहां भी है, कहता है कि डीटीए को तभी रिकॉग्नाइज करना है, मानते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेड गेन है, लेकिन उसका जड़ जो है ना वो करंट है। इस साल कोई घटना हो चुकी है जिसके चलते उसका बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में, बस देखना है कि फ्यूचर में बेनिफिट के क्या चांसेस हैं। तो बोलता है कि देखो, अगर कैरी फॉरवर्ड लॉस है या नैप जॉब डिप्रिसिएशन है, तो देखो तो क्या फ्यूचर में वर्चुअली सर्टेन है कि प्रॉफिट होगा? आप कहोगे क्या मतलब? फिर आता हूं, पीजीबीपी पढ़ा है, सेटअप कैरी फॉरवर्ड बच्चों ने मेरे पढ़ा है। क्या होता है सेटअप कैरी फॉरवर्ड में? एक आदमी कोई समझाएगा मुझे? दीपांशु नाम है ना बेटा? क्या नाम है? दीपेंद्र। समझाओगे सेटअप कैरी फॉरवर्ड? अगर यहां लॉस हुआ, फिर क्या होगा कैरी फॉरवर्ड होके? अगले साल के प्रॉफिट को जाके ये कम कर देगा, यही बात है ना। और यहां मुझे टैक्स देना भी होगा तो या तो कम देना होगा या नहीं देना होगा। इसका मतलब लॉस बड़ी गंदी चीज है, लॉस भगवान करे किसी को ना हो, लेकिन अगर होता है तो इसमें भी कुछ फायदा छुपा हुआ है। क्या फायदा छुपा हुआ है? कई बार ना लोग की बस छूट जाती है, ट्रेन छूट जाती है, बड़ा बुरा लगता है, लेकिन बाद में खबर आती है कि ट्रेन पलट गया, बस गिर गया, तो आदमी सोचता है भगवान ने बचा लिया हमें। तो कई बार खराब चीज में भी अच्छी चीज हो जाती है। तो अगर ऐसा है तो फ्यूचर के प्रॉफिट से हो जाएगा। इसका मतलब
लॉस के अंदर भी एक चीज छुपी हुई है, कौन सी चीज? डीटीए। लेकिन सुनो, कंपनी में लॉस हो रहा है, आगे फ्यूचर होगा, फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, क्या गारंटी है? क्या गारंटी कि फ्यूचर में प्रॉफिट होगा मेरे भाई? एक बार जिसका लॉस शुरू हो जाता है उसको फ्यूचर में प्रॉफिट में आने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो एएस कहता है कि भाई देखो, क्या ऐसे एविडेंसेज हैं, ऐसा प्लान है, ऐसा क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है कि अब तो लॉस है लेकिन 2-4 साल बाद टर्न अराउंड होगा और हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होगा। क्योंकि जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक टैक्स नहीं होगा, और टैक्स नहीं होगा तो तुम बचा क्या लोगे? टैक्स बचाने का काम वही कर सकता है पहले जिसका टैक्स लग रहा हो। आपने आज तक कितना टैक्स बचाया है? कुछ भी नहीं, आपका इनकम ही नहीं है तो क्या टैक्स बचाओगे आप? टैक्स वही बचा सकता है जिसकी इनकम हो। तो अब देखो, क्या हमारे पास वर्चुअल सर्टेनिटी है? मतलब ऐसे एविडेंसेज हैं, ऐसे प्लान, ऐसे फंड अवेलेबल, ऐसा मैनेजमेंट का कुछ ऐसा प्रोग्राम जिससे हमें लगता है कि होगा ही होगा। अगर है तभी आप डीटीए रिकॉग्नाइज कर सकते हो, वरना रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। ये रिकॉग्निशन जो होता है ना, एएस का रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, उस पे है। हाँ, इसकी बात छोड़ दो, कैरी फॉरवर्ड लॉ से छोड़ दो, तो बाकी केसेज में रीजनेबल सर्टेनिटी भी हो जाए तो चलेगा। आप कहोगे जैसे डिप्रिसिएशन वगैरह वाला याद है, 43B वगैरह वाला, रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन वाला, तो इन सब चीजों में रीजनेबल सर्टेनिटी हो तो हो जाएगा। रिकॉल हुआ बच्चों को? एग्जाम्पल कराएंगे, अभी एक साथ एग्जाम्पल कराएंगे कि डीटीए इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू, माइंड को एकदम स्थिर करके सुनना, अगर लॉसेज और डिप्रिसिएशन हो तो वर्चुअल सर्टेनिटी, और बाकी सभी केसेज में रीजनेबल सर्टेनिटी। होगी तो रिकॉग्नाइज करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। हालांकि एग्जाम में क्वेश्चन रूल 6, 7, 8 से नहीं आता, एग्जाम में क्वेश्चन ऊपर जो पढ़ा था 3, 4, 5 उसी से आता है। लेकिन चलो अब सुनो, डीटीए इसका मतलब डाउटफुल चीज हो गई, तो इसका हमेशा रीस्टेटमेंट होगा एट एंड ऑफ एवरी ईयर। ये लिख लो, हर साल के लास्ट में आप रीअसेस करेंगे। जैसे एसेट्स की लाइफ को रीअसेस करते हैं ना, फेयर वैल्यू को रीअसेस करते हैं, ऐसे रीअसेस करेंगे। अगर ये पास्ट ईयर में रिकॉग्नाइज हुआ हो, ठीक है, ड्यू टू वर्चुअल या रीजनेबल, अभी भी वो है तो कोई बात नहीं, डीटीए रहने दो बुक्स में। लेकिन पास्ट ईयर में हालात अच्छे हुए थे, इस साल अब की बार हालात और खराब हो गए। जैसे मान लो, एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहां पे काम नहीं आएगा, पॉलिटिकल पार्टी। पिछले साल केजरीवाल का बड़ा अच्छा था, इस समय तक वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। तो 31 मार्च को जब उन्होंने अपना बैलेंस शीट बनाया होगा तो ये सोच रहे होंगे और कमाएंगे और कमाएंगे और कमाएंगे और कमाएंगे। लेकिन उनसे भी बदमाश बीजेपी वाले हैं, उन्होंने अब की बार केजरीवाल को हरा दिया। अब केजरीवाल ने जो 31 मार्च को सोचा था कि हम और पैसा कमाएंगे इस घोटाले में, उस घोटाले में, उस घोटाले में, क्या अभी भी बैलेंस शीट में रहना चाहिए वो? बीजेपी वाले इतने बदमाश हैं, जो पहले वाले कमा रखा है वो भी खींच लेंगे ईडी और इस बहाने से मतलब कुछ लोग होते हैं बदमाश, कुछ लोग होते हैं महाबदमाश बीजेपी वाले सबके बाप है, बदमाशी में इनसे आगे कोई जा ही नहीं सकता, एकदम शुद्ध पॉलिटिशियन है ये। चलो जो भी हो, तो मेरा आपसे कहना है कि अब केजरीवाल जी वैसे डीटीए को बुक्स में रख के क्या करेंगे, जिसकी वर्चुअल सर्टेनिटी खत्म हो गई है तो फिर ठीक है, फिर जीत जाते कोई बात नहीं, लेकिन हार गए, अब एग्जिस्ट नहीं करता तो रिवर्स करो, जल्दी से बुक से हटाओ। अच्छा उल्टा सुनो, मान लो हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया था क्योंकि उस साल के हालात अच्छे नहीं थे, वर्चुअल सर्टेनिटी, रीजनेबल सर्टेनिटी जो भी होता है नहीं थी, लेकिन अब हालात अच्छे हो गए। बताइए भाई, अगर अब हालात अच्छे हो गए तो क्या अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए? एग्जाम्पल देता हूं, ऐसा मैंने तो अपने लाइफ में खूब देखा है बच्चों के साथ। एक बच्चा ना इंटर का एग्जाम 2 बार दिया, 3 बार दिया, फेल होता चला गया, लेकिन छोड़ा नहीं।
ट्रेनिंग करता रहा, फेल होता रहा, ट्रेनिंग करता रहा, फेल होता रहा। ट्रेनिंग खत्म हुई, इंटर पास कर गया, फाइनल डी हुआ, अगले 9 महीने में फाइनल पास कर गया। टोटल 9 महीने में इंटर फाइनल दोनों पास। ऐसे कई बच्चे मैंने देखे हैं। अब 2-3 बार जब फेल हो जाते हैं तो घर वालों को डाउट होता है, वो उसको एसेट मानने से मना कर देते हैं, बोलते हैं ये तो बैड डेट है, बुक्स में राइट ऑफ कर दिया। हालात सुधर गए, इंटर का रिजल्ट आया और 1 साल बाद फाइनल का आ गया। अब घर वाले बताओ क्या करेंगे? फिर से एसेट रिकॉग्नाइज करेंगे। सुना आपने ठीक से? फिर से करेंगे रिकॉग्नाइज। तो पढ़ो कितना सुंदर लिखा हुआ एकदम शॉर्ट में कि पहले नहीं किया था क्योंकि सर्टेनिटी नहीं थी, और अभी भी सर्टेनिटी नहीं है, अभी भी इंटर का एग्जाम दिया फिर फेल कर गया, तो भैया रिकॉग्नाइज मत करो। लेकिन अगर पीछे आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया था और अब सर्टेनिटी आ गई, तब बताओ, करो रिकॉग्नाइज। देखिए पॉलिटिकल पार्टी हारती रहती है, हारती रहती है, हारती रहती है, एकदम से पब्लिक का मूड बदलता है और सारी सीटें क्लीन स्वीप कर जाती है। तो अभी तक जो बेचारी नहीं थी, एकदम से एसेट ही एसेट। ठीक है ना ये बात? चलिए, लेकिन ये सब थोड़ा थ्योरेटिकल है, एग्जाम में आता होता नहीं है, ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो अलग बात है। आ जाओ दूसरी बात, मेजरमेंट। देखो मेजरमेंट का मतलब होता है कितनी वैल्यू। तो बोला गया कि भाई मेजरमेंट के लिए टैक्स का रेट बहुत जरूरी है। तो बोला कि भाई एज पर टैक्स रेट या टैक्स लॉ, ये लाइन ध्यान देना है, इसको मार्क करना। इनेक्टेड, इनेक्टेड का मतलब समझते हो? जो लागू हो चुका है। कभी कभी किसी केस में सब्सटेंशियली इनेक्टेड हो वो भी चलता है, सब सेंटियली इनेक्टेड। इसका मतलब क्या है? मान लो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है बेटा, प्रधानमंत्री जी ने जनवरी में एक स्टेटमेंट दिया कि हम इस एरिया में टैक्स की छूट देंगे। तो जाहिर है वित्त मंत्री की ये ड्यूटी बनती है कि प्रधानमंत्री जी की बातों का सम्मान करें। तो बजट में उन्होंने वो प्रोविजन डाल दिया, और जिस पार्टी की सरकार है उसके पास पूर्ण बहुमत है। बहुमत तो 31 मार्च के बाद बजट पास करा ही देगा, हमें पता है कि जब बजट सेशन होगा मई में जून में, तो ये पूरा बजट पास कर दिया जाएगा। तो बताओ, बजट में प्रोविजन आया है लेकिन अभी पास नहीं हुआ, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि ये पास हो ही जाएगा। अब 31 मार्च को अब बना रहे हैं, बताइए उस प्रोविजन का ध्यान दें कि न दें? बजट फरवरी में आ गया था, प्रधानमंत्री जी ने जनवरी में कहीं बोला था फिक्की में, आईसोकम की मीटिंग में, पास होना है मई में, लेकिन हम एकदम श्योर हैं कि पास तो हो ही जाएगा, बजट में आ गया तो हो जाएगा। बताइए हम इसका ध्यान दें कि न दें? एस कहता है दे, कि अगर कोई चीज सब्सटेंशियली इनेक्टेड नहीं हुआ लेकिन सब्सटेंशियली इनेक्टेड हो गया तो उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन 2-4 साल बाद होगा, क्या होगा, उसको ध्यान नहीं देना है। कौन जानता है भविष्य के गर्भ में क्या है? आपने पढ़ा होगा S29, हम भी पढ़ाएंगे कि जब प्रोविजन बनाते हैं ना, तो जो सिचुएशन होती है बैलेंस शीट डेट को उसके अनुसार बनाते हैं। फिर जैसे जैसे चेंज होता जाता है हम बदलते जाएंगे, लेकिन अभी तो हम उसी के अनुसार बनाएंगे, किसी और तरीके से हम नहीं बनाएंगे। तो इसलिए याद रहेगा कौन सा रेट लेना है। डिस्काउंटिंग नहीं करनी है, नो प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग। जनरली क्या होता है कि 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद अगर कोई चीज हो ना, तो उसकी डिस्काउंटिंग करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा एस 10 कहता है कि फ्यूचर में अगर कभी कुछ होने वाला है, डिसमेल्टिंग एक्सपेंस याद होगा, रिस्टोरेशन, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं। कई बातें मैं बोल रहा हूं तो बच्चों का सर और हिल नहीं रहा, कुछ ध्यान नहीं है। S10, 29 वगैरह थोड़ा हल्का हल्का सा मैं पूरा रिवाइज कराऊंगा बेटा। अच्छा चलो, जो पढ़ाते जा रहा हूं वो तो ध्यान रहेगा ना? ठीक है, आपके साथ नहीं है बेटा, दुनिया में सबके साथ है। मैंने अभी क्या बोला? मैं सीए का रैंक होल्डर हूं, सीएस का टॉपर हूं, लेकिन मुझे लॉ का एक सेक्शन अब याद नहीं है। कारण बताइए? मैं लॉ नहीं पढ़ाता, तो मुझे कैसे याद हो जाएगा? पढ़ूंगा 2 महीने में फिर याद हो जाएगा।
तो आपके साथ भी यही है बेटा, आपने दिसंबर में नवंबर में कोई चीज पढ़ी है तो मार्च में याद थोड़ा रहेगा, तो इसीलिए जल्दी जल्दी रिकॉल करना है, एग्जाम सिर्फ रिकॉल से आता है। चल, तो प्रेजेंट वैल्यू का जनरली रूल होता है, लेकिन यहां पे साफ साफ मना किया गया कि प्रेजेंट वैल्यू नहीं लेना है। उसके पीछे कई कारण है। पहला कारण तो यही है, कब रिवर्स होगा क्या गारंटी है। और प्रेजेंट वैल्यू एफ में पढ़ा है, टाइम वैल्यू मनी पढ़ा है। 1 साल का प्रेजेंट वैल्यू कुछ और होता है, 2 साल का कुछ और होता है, 3 साल का कुछ और, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हमें सिर्फ ये भी देखना पड़ेगा अमाउंट क्या है, प्लस ये भी देखना है कि कब रिवर्स होगा, विच इज नॉट फिजिकली पॉसिबल। वो प्रोविजन थोड़ा गलत हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने बोला कि नो डिस्काउंटिंग। टैक्स रेट भी बोलो जो अब की बार है, मान लो बाद में टैक्स रेट बदल गया, मान लो बाद में वैल्यू बदल गई तो हम भी बदल लेंगे, उसमें क्या है, प्रोविजन आर बाउंड टू चेंज। एस5 एस्टिमेट तो चेंज होगा ही होगा बेटा। अब मैं कोई कोई एस बोलूं ना और आपको नहीं पता तो घबराइएगा नहीं, मैं तो इसलिए बोलता हूं कि सारे एस का एक दूसरे से वो रिलेशनशिप होता है। आता हो तो ठीक है, वरना हम जब पढ़ाएंगे तब पढ़ लेंगे, ठीक है। आ जाओ, अब ये मैट और टैक्स रिलेटेड थोड़े बाद में बताऊं, एक दो क्वेश्चन करते हैं। आइए बेटा, अब ये वाली किताब बेटा आपको निकालनी पड़ेगी, दिस बुक, ठीक है ना। इस बुक में देखो क्या है, प्रैक्टिस है। बिना प्रैक्टिस के इसका कोई फायदा नहीं है ना। एकदम मीठे मीठे सवाल कराएंगे और हर तरह के सवाल करा देंगे, ताकि एग्जाम में कहीं बैठे कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, ये सवाल कई बार आया हुआ है, बड़ा फेमस सवाल है। 6.1, यही देखो सामने देखो बेटा, 6.1 स्टडी मटेरियल क्या है। अगर ये बुक ना हो तो स्टडी मटेरियल लेके आइए, 90% क्वेश्चन तो वहीं मिल जाएगा। ये थोड़ा सा अलग से है, बुक होगी थोड़ा और अच्छा रहेगा बेटा, क्योंकि घर पे प्रैक्टिस भी करनी है ना। ये मेरे वाली जो बुक है ना, ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं है बेटा जी, जो सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में वही है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है बता देता हूं। इसमें पास्ट ईयर के 10 साल के क्वेश्चन है, वो तो सभी टीचर के बुक्स में होता है। मेरे में और एक्स्ट्रा क्या है, मेरे में जो खूबसूरती है ना बेटा, कि क्लासिफाई किया हुआ है। मतलब एक तरह के सवाल एक जगह होंगे, दूसरे तरह के सवाल दूसरे जगह होंगे, तीसरे तरह के सवाल तीसरे जगह होंगे। तो रिवीजन करते समय अगर आप किसी कारण से पूरा नहीं कर पा रहे हैं, पॉसिबल भी नहीं है, 27 एज कौन कर पाएगा पूरा, तो सब में से एक एक दो दो कर लेंगे ना, तो वो टॉपिक छूटेगा नहीं। ये इस बुक की खूबसूरती है, ये गारंटी देता हूं किसी टीचर के बुक्स में नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, मैंने किया है। आप देखिए, ये क्वेश्चन चलेगा एक जैसा 5-6 होगा, अगला जब टॉपिक शुरू होगा तो वो एक जैसा 5-6 होगा, फिर अगला होगा तो एक जैसा 5-6 होगा। तो एग्जाम में अगर 6-6 नहीं भी कर पा रहे हैं तो दो दो भी कर लेंगे, तो कुछ चैप्टर में छूटेगा नहीं। ये इसकी बड़ी खूबी है। पढ़िए, रामा लिमिटेड डेप्सन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और डेप्सन एज पर इनकम टैक्स। ध्यान देना, इनकम टैक्स में डेप्सन ज्यादा ले लिया तो बाद में कम मिलेगा, अकाउंट में कम लिया है तो बाद में ज्यादा मिलेगा। ठीक कह रहे हैं। अब टैक्स में ज्यादा ले लिया, इसका मतलब आज टैक्स कम दिया, यस और नो, तो कल टैक्स ज्यादा दोगे। बोलो इससे क्या पैदा होगा, आज डिप्शन ज्यादा टैक्स कम, कल डिप्शन कम टैक्स ज्यादा, तो क्या पैदा होगा, DTL। याद रहेगा बच्चों को, कितना पैदा होगा, 2 लाख 5 लाख या 3 लाख पे, 3 लाख डिफरेंस पे पैदा होता है, जो दोनों में उसके चलते नहीं पैदा होगा। और परसेंटेज क्या है, 50। तो 3 लाख का 50%। मैं लिखूंगा नहीं बेटा, कॉपी पे नहीं लिखवाऊंगा, सॉरी फॉर डेट, ताकि मैं ज्यादा कवर कर सकूं। ठीक रहेगा ना, आप घर जाके इसको कर लेंगे। एग्जाम्पल परसों मैंने दिया था कि गैया, गैया मतलब गाय, गैया को जब खाना मिलता है ना तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ खा लेती हैं, और फिर जब फुर्सत होता है तो उसको बैठ के फिर चबा चबा के उसका पूरा मिनरल्स लेती है। तो स्टूडेंट को ऐसा ही होना है कि 1.5 घंटे में आप 5-6 घंटे का पढ़ लीजिए, किताब में कॉपी में सब जगह नोटेड है। और फिर सुबह 5 बजे उठ के
या रात को 3 घंटे, जैसे पढ़ते हो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि अब कब पढ़ते हैं, इस बात से जरूर पड़ता है कि पढ़ते हैं कि नहीं। सुबह पढ़िए शाम पढ़िए हार्डली मैटर, मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेता इन सब बातों का, लेकिन पढ़ेंगे नहीं तो नहीं होगा। तो अब फिर से इसको बाहर निकालेंगे, फिर कॉपी पे थोड़ा सा बनाएंगे। कोई दिक्कत होगी अगले दिन पूछ लेंगे मेरे से, क्लास के बाद भी मैं अवेलेबल होता हूं, यहां भी बता दूंगा। तो ये 3 लाख याद रहेगा बच्चों को, एकदम दिल से आया, आ जाओ। अनएमोटाइज प्रीमियरली एक्सपेंसेज एज पर टैक्स, ओहो अकाउंट में हो चुका है साफ, टैक्स में नहीं हुआ, यानी कि टैक्स में मुझे डिडक्शन मिलेगा, यस और नो, यानी कि टैक्स में मुझे बेनिफिट मिलेगा। टैक्स आगे कम होगा, तो आगे कम होगा तो क्या पैदा होता है, बस इतना जवाब देना है, आगे ज्यादा या आगे कम। ज्यादा तो डीटीएल और आगे कम तो डीटीए, डीटीए पैदा होगा बेटा 50 पे 30 पे 50%। तो यही बेटा यहां आंसर होगा, देख लो 3 लाख पे 50%, 1.5 लाख का लायबिलिटी, 30,000 पे एसेट, नेट बताइए बेटा जी 135। बस ऐसे ही लिख देना है आपको, एकदम प्रेजेंटेशन फर्स्ट क्लास किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक तो ये तरह क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरह का यहां पे कई क्वेश्चन है, एक ये देख लो, अच्छा है, कई सारे प्रोजेक्ट करते हैं कंप्लीटेड विद इन 3 इयर्स। अकाउंटिंग में परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन होता है, परसों जो बच्चे थे उन्होंने पढ़ा होगा कि एस7 कहता है कि जैसे जैसे पूरा होता जाए वैसे वैसे इनकम मानते जाइए, याद है ना। लेकिन इनकम टैक्स वाले नहीं मानते, वो कहते हैं पूरा होगा तब टैक्स देना, कोई बात नहीं। वो कौन सा मेथड लेते हैं, पढ़ना जरा ये, कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट। गौर से देखो हमने भी वही लिया है, जरा जोड़ना तीनों, और उन्होंने भी वही लिया है, 1 2 3 जोड़ना बेटा, जोड़ो ना। लेकिन हर साल तो अलग अलग है, इसका मतलब इसमें टाइमिंग डिफरेंस पैदा भी हो रहा है और टाइमिंग डिफरेंस रिवर्स भी हो जा रहा है। देखो यहां कितना टाइमिंग डिफरेंस पैदा हुआ बताना, यहां 2 लाख रिवर्स हो गया, यहां 2 लाख रिवर्स हो गया। तो शुरू में इनकम इतनी, टैक्स में इतनी, यानी कि शुरू में टैक्स आपने कम दिया, 11 पे देना था, दिए कितने पे, 7 पे, और बाद में ज्यादा देंगे। तो फिर से सुनना, बाद में ज्यादा डीटीएल, बस यही पकड़ना है, बाद में ज्यादा, तो इसका मतलब डीटीएल। तो देखो हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, ध्यान देना, 11 और 7 4, ठीक बात है बेटा जी। ओरिजिनेट हो रहा है, परसेंटेज क्या है, निकालना 35%, कितना 140 है ना, तो डीटीएल बन गया 140, ये पीएल में चला गया और ये वहां चला गया। अगली बार रिवर्स हो रहा है बेटा जी, रिवर्स हो रहा है ना, तो रिवर्सल का 70 रिवर्स हो गया, फिर अगली बार फिर 2 लाख पूरा रिवर्स हो गया, फुल रिवर्सल हो गया बेटा जी। तो आपको ये डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन करनी है और ये उसका बैलेंस पड़ा हुआ है, बस इतनी सी बात है। आगे बढ़िए, ये तो वही क्वेश्चन है, ये भी वही है, वो देखो ना एग्जाम में सीधा पूछा हुआ है। ये पढ़ो, देखो कौन से एग्जाम का है बेटा, अब ये सब स्टडी में नहीं मिलेगा, तो ये मैंने ऐड ऑन किया हुआ है, बस यही ऐड ऑन किया है, और जहां ऐड ऑन होना चाहिए वहीं ऐड ऑन किया है। पढ़ना जरा, बैलेंस शीट, ये क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो अब की बार का 10 नंबर का जो क्वेश्चन था वो भी हो जाएगा। अभी करवाते हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स एसेट, ठीक है बच्चों। ये पहले से बैलेंस है, देख रहे हो, इसको हम ओपनिंग कह सकते हैं, ठीक ना। इस साल क्या हुआ, डेप्शन एज पर इतना, डेप्शन एज पर इतना। अच्छा देखो इनकम टैक्स में डेप्शन कम है, कोई एडिशन भी नहीं है, तो जनरली क्या होता है इनकम टैक्स में चलता है डब्ल्यूडीबी,
WDV खूबी होती है, शुरू में ज्यादा डिप्शन होता है, बाद में कम, याद है? पहले इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, ऐसा ही कुछ होता है। तो ये बेटा ये ज्यादा हो गया ना, और ये धीरे धीरे कम हो गया। ठीक बात है। तो अब कम हो रहा है, ये क्या साबित करता है? नहीं, ये साबित करता है कि पहले ज्यादा हुआ होगा। अरे इनकम टैक्स में शुरू में ज्यादा होता है ना, ये मान के चलो इनकम टैक्स में शुरू में ज्यादा होता है, तो इसका मतलब ये ओरिजिनेट नहीं हो रहा, ये पहले जो डिप्शन ज्यादा ले रखा था उसकी हमें सजा मिल रही है, और अब डिप्शन कम हो रहा है। इसका मतलब ये DTL का क्या हो रहा है बेटा? रिवर्सल 20 लाख। 20 लाख पे परसेंटेज भी लगाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन टाइमिंग डिफरेंस का रिवर्सल हो रहा है। हमेशा ध्यान रखो, अगर टैक्स में डिप्शन ज्यादा है तो इसका मतलब ये नया नया एसेट है, रिवर्स ओरिजिनेट हो रहा है, और टैक्स में डिप्शन कम मिल रहा है, इसका मतलब पीछे ज्यादा हो चुका है, अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? रिवर्स। ये बेसिक एजम्पशन याद रखना, ठीक है। आइटम डिसअलाउड हो गया, बाद में अलाउड हो गया। 18 प्रीवियस ईयर था, 19-20 करंट ईयर है, तो बोलो ओरिजिनेट हो रहा है कि रिवर्स हो रहा है? हे भगवान, अरे पिछले साल ओरिजिनेट हुआ था, अब इस साल अलाउ होने का मतलब बताओ? स्लो प्रोसेसर है आपका, तेज करो, नए वाला प्रोसेसर लगाओ दिमाग में, ये रिवर्स हो रहा है। अच्छा, जब डिसअलाउ हुआ होगा तो उस समय क्या क्रिएट हुआ होगा? DTA। उस समय टैक्स ज्यादा दिया होगा भाई, कोई एक्सपेंस डिसअलाउ होगा तो इनकम टैक्स बढ़ेगा। दिमाग क्विक करो, जैसे PL में एक्सपेंस डिसअलाउड हो गया, PGBP फर्स्ट ग्रुप में है भाई साहब, जैसे ही एक्सपेंस डिसअलाउ होगा टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगा, टैक्सेबल इनकम बढ़ने से क्या होगा? टैक्स ज्यादा लग गया। अब जब अलाउ होगा तो टैक्स कम लगेगा। तो अगर पीछे ज्यादा दिया था और अब कम हो रहा है तो ये रिवर्सल है। किस चीज का रिवर्सल है? किस चीज का रिवर्सल है? DTA का। ओहो, पिछले साल ज्यादा दिया था, इसका मतलब DTA पिछले साल क्रिएट हुआ था, अब की बार क्या हो रहा है? रिवर्सल। तो ये रिवर्सल हो रहा है किस चीज का? DTA। ये इश्क नहीं आसान, AS22 आसान नहीं है। मैं डरा नहीं रहा, जो है सो है, और मैं शुरू में वही सब पढ़ाऊंगा। AS7 भी बहुत बढ़िया था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, टेक्निकल है। ये पढ़ाऊंगा, 29 पढ़ाऊंगा, 15 पढ़ाऊंगा, 25 पढ़ाऊंगा, लीज पढ़ाऊंगा। ये टफ वाले पहले पढ़ लो मेरे से, फिर अमालगमेशन, कंसोलिडेशन, रिकंस्ट्रक्शन, और फिर छोटे मोटे टूट पूजिया जो एस हैं उनको धड़ाधड़ देख लिया जाएगा। पहले 60-70 नंबर तो कंट्रोल में आए। तो फिर से सुनो, फिर सुनना, खूब दिल से सुनो बेटा, ये सब ना ध्यान नहीं दोगे तो नहीं बनने वाला है। DTA पिछली बार क्रिएट हुआ होगा, ये ध्यान में रखो। क्यों क्रिएट हुआ होगा? क्योंकि पिछली बार एक्सपेंस डिसअलाउ हो गया था, और अब की बार क्या हुआ है बेटा? उसी को अलाउ किया गया, तो DTA रियलाइज हो गया। DTA बताइए क्या हो गया? रिवर्स। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर ये रिवर्स हो रहा है तो ऊपर वाले बैलेंस में घटेगा, और क्रिएट होगा तो ऊपर वाले बैलेंस में ऐड होगा। वही तो हमसे पूछ रहा है कि लास्ट में बताओ क्या है। अच्छा, और आगे बढ़ो, हुआ कि नहीं हुआ ये? तो ज्यादा आइटम कहां है मुन्ना? एक आइटम ये था, एक आइटम ये है, एक आइटम ये है। अब कोई 5 नंबर का सवाल पूछे और 2-3 बात ना पूछे तो ये भी तो ठीक बात नहीं है ना, मुफ्त में थोड़ा ना नंबर देगा। चलो, डोनेशन टू प्राइवेट ट्रस्ट, इनकम टैक्स, अलाउड और डिसअलाउड। डोनेशन टू प्राइवेट ट्रस्ट 80G में अलाउ होगा, प्राइवेट ट्रस्ट तो नहीं होगा अलाउ, ठीक बात है। और डिसअलाउ अगर हो गया तो बाद में अलाउ होगा, डिसअलाउड फॉर एवर। फॉर एवर मतलब परमानेंट, परमानेंट डिफरेंस के चलते ना DTA होता है ना DTL। इसको क्या करना है? इग्नोर। जैसे आप घर वालों से कुछ मांगते हैं, घर वाले इग्नोर कर देते हैं, निकल बे,
ठीक है कि नहीं? तो जैसे घर वाले आपको इग्नोर कर देते हैं आपकी डिमांड को, आप भी इसको बताओ क्या करोगे? इग्नोर। ठीक है ना? इसको ध्यान नहीं देना है। ठीक बात है। तो हमारे पास ये दो रिवर्सल के केसेस बने हैं। कहता है कि बताओ भाई क्या इंपैक्ट होगा डीटी और डीटीएल पे। तो मुन्ना परसेंटेज क्या है? 30। बताओ तो भाई 20 का 30%, 6, और 20 का 30%, 6। कुछ नहीं होना है, 6 इसमें घटना है, 6 इसमें घटना है, बात खत्म। सो सिंपल। हम नीचे दिखा देंगे। कैसे दिखा देंगे बेटा? ये देखो, यहां भी 6 लाख घट गया, यहां भी 6 लाख घट गया, और इस वाले को हम ध्यान ही नहीं देंगे। बढ़िया क्वेश्चन था ना ये? अब देखो पहले क्वेश्चन में दिक्कत आई ना, अब दूसरा मैं कराऊंगा, जल्दी करोगे, और आज घर पे रात में जग गए तो बेटा विश्वास जानो तीसरा चौथा पांचवा यूं होगा। आज नहीं करोगे, सोचोगे कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, चौथे रोज कर लेंगे, तब तक पता चला सर वाला मामला साफ हो गया, आपने तब तक कुछ और पढ़ लिया, चीज हाथ से निकल जाएगी। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। दुनिया में सक्सेस का एकमात्र यही तरीका है। क्रिकेट में कहा जाता है कि कभी भी आगे आने वाले बैट्समैन के लिए मत छोड़ो। कल मैच देखा था सबने? कल ना जब 2-3 आउट हो गए तो मेरा माथा ठनक गया, मुझे लगा साले ये फिर हरवाएंगे। अच्छा खासा मैच चल रहा था, वो आउट हो गया, उसके बाद कोहली भाई ने आके और प्रेशर बढ़ा दिया, और क्या नाम है भाई साहब का, रोहित शर्मा भाई बाहर घूमने चले गए। अब मुझे लगा हे भगवान ये मैच फाइनल का फिर गया, लेकिन भला हो अय्यर तैयर जो भी हैं बेचारे, उन लोगों ने संभाल लिया। हालांकि वो भी कम बदमाश नहीं है, जहां शॉट नहीं खेलना था जबरदस्ती खेल के आउट होकर और प्रेशर बढ़ा दिया। खैर करते करते कैसे भी राहुल के चलते आदमी जीत गया। तो ये एक अच्छी बात नहीं ना है। आपने सुना होगा कमेंट्री में गवास्कर ने साफ बोला था, मैं सुन रहा था कमेंट्री, गवास्कर ने बोला था दिस इज बैड, नेवर लिव इट फॉर अदर्स, इफ यू कैन फिनिश ए वर्क टुडे फिनिश योर सेल्फ ना। हम बात की बात क्यों करें कल क्या होगा नहीं होगा? जब 60 में 60 चाहिए तो हवाई फायरिंग करने की क्या जरूरत है भाई? तो यही बात आप पर भी लागू होती है। आज कर सकते हो आज कर लेना, नहीं तो कल सुबह छोड़ना नहीं। एक क्वेश्चन और करो, फिर मैं इसी टाइम में क्वेश्चन कराता हूं, पढ़ो। अच्छा मजे की बात बताऊं, सारे क्वेश्चन में जानते हो क्या होगा? डिप्रिसिएशन वाला होगा, डिसअलाउड वाला होगा, और प्राइवेट ट्रस्ट वाला होगा, प्राइमरी एक्सपेंस वाला होगा। बस 3-4 चीजें याद कर लो, सारा क्वेश्चन साफ। इंटर में और कुछ है ही नहीं। और मजेदार बताओ फाइनल में 1-2 चीज और ऐड होगी बस। वो आपसे पूरा इनकम टैक्स नहीं पूछना चाहता, वो बताना चाहता है कि इनकम टैक्स का इफेक्ट क्या होगा। इस एस का उद्देश्य ये है। नहीं तो इनकम टैक्स की गहराई वाली बातें पूछने लगे तो अकाउंट के बच्चे तो कर ही नहीं पाएंगे डीटीए। आ जाओ, देखो ओपनिंग बैलेंस है मुन्ना, है दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस। इधर पढ़ो, ट्रांजेक्शन, डेप्शन, टैक्स में 42। ओहो बताओ ओरिजिनेट हो रहा है कि रिवर्स हो रहा है? टैक्स में कम है, हमें सब बोला है कम हो टैक्स में हो तो रिवर्सल मानना है। गांठ मान लो ना इस बात को, टैक्स में कम हो रहा है तो रिवर्सल है किस चीज का? डीटीएल का। और परसेंटेज क्या है भाई? 40 करना बेटा जी, करवटे उठाओ, लगाओ निशाना। 16.8, 16.8। ठीक है मुन्ना, आगे चल। अरे नहीं यार, ये वो डिफरेंस कितना 28 का करो ना, तुमने किसका कर दिया 40 का कर दिया। राम राम, डिफरेंस का करो ना, 40 का नहीं करना था ना। 11.42, ठीक। एक्सपेंसिव डिसअलाउड अब अलाउड हो गया, याद है? किस चीज का रिवर्सल था? अभी तो पढ़ा था, डीटीएल का रिवर्सल है। और डीटीए का बताओ 14 का 40% बोलो मुन्ना। 5.6। अच्छा ईमानदारी से बताओ, सब ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रहा ना मुन्ना? बेटा आपके चेहरे से लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। पहले बिल्कुल नहीं पढ़ा था कभी,
फिर हाँ पूछो ना बेटा। हाँ डिप्रिसिएशन में हमेशा क्यों, लॉजिक भी बोला सर ने ना, सर ने लॉजिक बोला था कि इनकम टैक्स में जनरली शुरू में डिप्शन ज्यादा होता है ड्यू टू डब्ल्यूडीवी, तो अब कम होना क्या साबित करता है? नेक्स्ट प्रॉब्लम तो सुपर क्लियर है, पीछे डिसअलाउ हुआ था अब अलाउ हो रहा है, बताओ ये क्या बताता है? ओरिजिनेशन बताता है कि रिवर्सल? तो जब सुपारी कभी खाया है? सुपारी नहीं खाया, बता रहा हूं। देखो एक होता है रसगुल्ला खाना, एक होता है सुपारी खाना, दोनों के खाने में फर्क है। रसगुल्ला तो देखो छोटे बच्चे के मुंह में डाल दो काट लेगा, लेकिन सुपारी अच्छे अच्छे को दांत भी तोड़ देता है। तो ये सब एज जो है ना बेटा, ये सब एज सुपारी है, थोड़ा हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है ना? थोड़ा दिमाग पे जोर देना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है बेटा जी। जब मैं बोल रहा हूं ना तो तुरंत रिलेट करो, तुरंत, और नहीं हो हाथ खड़े करो, बात करो, डिस्कस करो, रात के 10 बजे तक क्लास चलेगी, आई डोंट केयर, मेरा काम है बेटा आपको पास कराना, यही मेरी समाज में पहचान है, वरना भगवान लालू कौन पहचानता? ठीक है बेटा जी, आ गया। इशू एक्सपेंसेज फॉर द ईयर 1/10, ध्यान दो, इनकर पहले कभी हुआ था, उस समय अलाउ नहीं हुआ। अकाउंट में तो आजकल जितने भी फालतू चीजें होती हैं पीएल में एक ही बार में डाल के स्वाहा कर देते हैं, लेकिन इन्होंने किया नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स का रूल है इनका 1/10 1/10 1/10 1/10, ठीक बात है। तो वो 1/10 के हिसाब से 7,000 तो टैक्स में में अलाउ कर रहे हैं, अकाउंट में अलाउ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अकाउंट में तो पहले ही कितने परसेंट साफ कर दिया है? 100% साफ कर दिया है। कहां? अकाउंट में। टैक्स में क्या कर रहे हैं? 10 साल चलेगा। तो बताओ यहां पे अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो ये क्रिएशन हो रहा है कि रिवर्सल हो रहा है? 90% का क्रिएशन फर्स्ट ईयर में हुआ होगा, अब बताओ क्या हो रहा है? रिवर्सल। किस चीज का रिवर्सल? डीटीए का कि डीटीएल का? डीटीए, क्योंकि ये एक्सपेंस इनकम टैक्स में अलाउ नहीं हुआ था, तो पहले हमने टैक्स ज्यादा दिया था, अब हमें टैक्स कम देना, और जब पहले ज्यादा और अब कम, क्या साबित करता है? ठीक है ना बेटा जी? तो हम रिवर्सल कर सकते हैं, 7 का 40%, बताता हूं मुन्ना। $2.8, और रिपेयर टू प्लांट और मशीनरी was spread in 2 years equally. However, इंटायर एक्सपेंडिचर इनकम टैक्स में डाल दिया। अच्छा, इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर में ही बेनिफिट ले लिया? नहीं, अब की बार ले लिया, करंट ईयर में सारा बेनिफिट ले लिया इनकम टैक्स में, यानी कि टैक्स कम दिया। अकाउंट में 2 साल में जाके बात हो रही है, अब अकाउंट में तो 2 साल में हो रही है, लेकिन टैक्स में तो 100% ले लिया, तो अगले साल नहीं मिलेगा। भाई साहब ये है करंट ईयर, ये है नेक्स्ट ईयर, डेट देखो 20, 21, 22, यही है ना? तो अकाउंट में 2 साल में टैक्स में 100% मिल गया, यानी कि टैक्स में एक्सपेंस कम हुआ, नहीं टैक्स में एक्सपेंस ज्यादा हुआ तो टैक्स बताइए कम हुआ, अब की बार टैक्स बच गया, तो अगली बार टैक्स आपको ज्यादा देना पड़ेगा। ये क्या चीज है? ओरिजिनेशन हो रहा है कि रिवर्सल हो रहा है? ओरिजिनेशन। करंट ईयर में एक्सपेंस है ना, ये पहली बार आया है ना बेटा जी, तो ये है ओरिजिनेशन ऑफ डीटीएल। आपको एग्जाम में क्या करना है बेटा जी, बस इस तरीके से देखो, यहां कितना लिखा हुआ है बढ़िया से, हायर डेप्शन इन अर्लियर ईयर, यही बताया था ना मैंने। फिर ये देखो रिवर्सल ऑफ डीटी याद आ रहा है, ये वाला अलाउंस वाला। फिर ये देखो शेयर इश्यू एक्सपेंसेज, रिवर्सल,
ऐसे ही 2 लाइन लॉजिक का लिख देना है, नेचर बता देना है, कैलकुलेशन का ट्रीटमेंट बता देना है। ये देखो रिपेयर मेंटेनेंस, ओरिजिनेशन, इंक्रीज मतलब ओरिजिनेशन होता है ना। कितने नंबर का क्वेश्चन था देखो तो ये 5। अब मेरा मन नहीं मान रहा, इस साल का क्वेश्चन कराना चाह रहा हूं। आ जाओ। देखो टेलीग्राम के चैनल है बेटा, ठीक है, इससे आप लोग जुड़ जाइएगा। एडवांस अकाउंट नोट्स के नाम से है। पेपर निकालता हूं बेटा, 1 मिनट रुक जाओ। पेपर होगा, करेंट ईयर का पेपर कहां होगा? केस सिनारियो, ये नहीं, ये है। कितने बच्चों ने आपकी एग्जाम दिया था? ये क्वेश्चन पेपर तो आपके पास आया ही होगा, बस थोड़ा पहले आ जाता तो आप लोग बना देते, डायरेक्ट एग्जाम में आ गया था। आज मैं कराता हूं। ये देख रहे हो बेटा जी, दिख रहा है कि नहीं कि ज्यादा फीका है? दिख रहा है? देखो, बैलेंस शीट ऑफ स्टार लिमिटेड डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी है, इनकम टैक्स, और यहां देखो यहां ज्यादा है, बताओ क्या हो रहा है? ओरिजिनेशन या क्रिएशन एक ही बात है, इंक्रीज ऑफ DTL। टैक्स में बेनिफिट ज्यादा उठा रहे हो बेटा, तो आगे तो कम ही मिलेगा ना। इंटरेस्ट अकाउंटेड ऑन एक्रूअल बेसिस बट पेड इन दिस ईयर। अब ये अकाउंट में कैसे होता है और टैक्स में कैसे होता है, ये आपको अकाउंट के बेस पे देखना पड़ेगा, इनकम टैक्स के बेस पे देखना पड़ेगा। 43B वगैरह में कई बार ये होता है कि इनकम टैक्स में अकाउंट बेसिस पे नहीं होता है, मतलब एक्रूअल पे नहीं होता, टैक्स बेसिस पे होता है। देखेंगे और आगे आओ। पीएफ कंट्रीब्यूशन पिछली बार डिसअलाउ हुआ था, ये कौन सा साल है? 23-24 है ना, यानी कि प्रीवियस ईयर है। अब की बार अलाउड हो गया, बताओ ये क्या हो रहा है? रिवर्सल ऑफ DTA और अनअमोर्टाइज्ड प्राइमरी एक्सपेंसेस अब की बार टैक्स रिकॉर्ड्स में है, यानी कि ये भी रिवर्सल ऑफ DTA है। डोनेशन परमानेंट डिफरेंस है, यस और नो? ध्यान नहीं देंगे, टैक्स रेट 20। बट हमें करना क्या है वो देखना पड़ेगा। क्वेश्चन तो समझ लिया, बताओ बेटा ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था मोर और लेस ऐसा ही क्वेश्चन है कि बिल्कुल अलग है? तो हमें क्या 2021 को पढ़ के नहीं जाना चाहिए? 2021 जनवरी, 2021 जुलाई में 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसी को उन्होंने सिनारियो बेस करके पूछ दिया और आसान हो गया। आइए मैं आपके सामने बात करता हूं, बताओ व्हाट विड बी द रिवर्सल। ऊपर देखो, इसका निकालना बेटा 20%। कैलकुलेटर लेके नहीं आते हो बेटा जी, तो बचा के क्यों रखे हो, निकालो। बोलो तो 16, क्या बात है, 16,400 है। कोई आंसर? कितना सेकंड टाइम लगेगा 2 नंबर कमाने में? 2 नंबर का क्वेश्चन 1 सेकंड में। कितने बच्चे ने सही बनाया था? बनाया था आपने? बालिकाओं ने नहीं बनाया था? हैं? याद नहीं। वैसे जब पढ़ के गए थे तो ठीक से पढ़ के गए थे या छोड़ के गए थे? 22 नंबर पढ़ के गए थे, गुड। बताओ भाई परमानेंट डिफरेंस कौन सा था? हे भगवान, दुनिया का सबसे आसान सवाल। बस जिसने भी धप्पा मारा होगा ना S22 से हो गया होगा। अच्छा, इसकी अच्छी बात ये होती है कि पहला खराब भी हो जाए तो भी दूसरे का नंबर मिलेगा। ऑब्जेक्टिव की खूबी होती है ना,
अगर मान लो पहले वाला गलत हो गया, दूसरे वाला सही है, तो पूरे 2 नंबर मिलेंगे। अब पूछे क्लोजिंग में डीटीए क्या होगा, ये बताओ। क्लोजिंग डीटीए और क्लोजिंग में डीटीएल क्या होगा, ये बताओ। अभी करके दिखाते हैं। बस यही है। तो 10 नंबर नहीं था, 8 ही नंबर का था, कोई बात नहीं। अब क्लोजिंग डीटीए और डीटीएल देखना है, यही बात है ना बेटा। चलो ऊपर चलते हैं। ये है, जरा इसका डिफरेंस निकालो तो। 6 लाख परसेंटेज क्या है बेटा जी? 20%। निकालो 6 लाख का 20% निकालो। मजे की बात इसमें ना प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव में प्रेजेंटेशन क्या करना है, पेपर पे बना लो, रफ में बना लो, जैसे बना लो चलेगा। बोलो कितना आ रहा है ये? 1,20,000। 1,20,000 कम होगा, क्योंकि ये हो रहा है नहीं, ऐड होगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है? ओरिजिनेशन। ठीक बात है ना? ना ना ना, रुको मन्ना, इतनी भी जल्दी क्या है? ये अगर होगा भी तो ओरिजिनेशन होगा डीटीए का। ये पढ़ो, ये डीटीए है, ये डीटीएल है। 1 लाख का 20% बताओ। ये भी डीटीए है, ये भी डीटीए, छोड़ो इसको। तो सारी चीजें डीटीए से संबंधित हैं, तो ये दोनों जोड़ के बता दो। 3,30,000। आओ देखते हैं कोई आंसर है कि नहीं। ये नहीं, ये नहीं, ये देखो, कोई आंसर है? कौन सा है? ना ना, डिटेल ये है ना। ठीक है, अब डीटीए देखते हैं। देखो, ये वाला 16 और ये वाला 20%, 20,000। लेकिन ये रिवर्सल है, ये भी रिवर्सल है, तो ये दोनों माइनस हो रहे होंगे बेटा। अब ये वाला अगर इनकम टैक्स वाले एक्रूअल बेसिस पे अलाउ करते हैं, टैक्स बेस पे, तो फिर इसका 20% बताओ, और नहीं तो इसको हम छोड़ देंगे। अभी आंसर से पता चल जाएगा 90। तो नियम से 90 ऐड होना चाहिए। देखो तो ऊपर कितना है, कैलकुलेटर उठाओ बेटा। 90 ऐड करो, क्योंकि ये क्रिएशन हुआ है। 16,400 और 20,000। 16,400 और 20,000 लेस करो, बताओ कितना? 173,600। ठीक बात है ना? अब जाके देखते हैं कोई है भी। देखिए यहां पे कोई भी नहीं है, तो घबराना नहीं है। ये जो अलाउंस की बात है, ये कई बार नहीं भी होता है, ये बात मैंने आपको तब भी बताई है। देखना पड़ेगा इनकम टैक्स में क्या रूल है, हमें इसके बारे में कुछ बोला नहीं है। तो 90 हम छोड़ सकते हैं बेटा, ये 90 जो जोड़ा था उसको हम छोड़ सकते हैं। तब कितना आ रहा है? 80। हाँ, तो सब्जेक्टिव में तो गलती के चांस हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो 4 ऑप्शन में से एक लाना है, तो थोड़ी बहुत खींचातानी कर लेंगे। 83,600 देखते हैं कोई है कि नहीं। ये भी नहीं है। तो भाई साहब क्या प्रॉब्लम हो रही है, और बढ़िया से देखते हैं, क्योंकि आसपास में कौन सा है भाई? 1,23,600, 3,30 तो होगा नहीं, 4,50 तो होगा नहीं, 1,23,600 और 1,52 वाला है। जरा फिर से देखो भाई, कहां गड़बड़ी हो रही है। ये तो रिवर्सल है, ये तय है। इसके बारे में ये बता नहीं रहा है कितना आपकी बार राइट ऑफ हो रहा है।
अच्छा, किसी को प्रोविजन याद है कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कैसे करते हैं? कितना, 1/5 करते हैं कि 1/10 करते हैं? 1/5 करते हैं। तो इसका 1/5 ही निकालो। 1/5 20,000 होगा और उसका 20% निकालो, क्योंकि ना क्वेश्चन बहुत क्लियर नहीं है, इसीलिए वो क्वेश्चन मैंने बाद में कराया। बताओ कितना? अभी हम ये मान रहे थे कि पूरा रिवर्सल हो रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। 4,000। चलो कैलकुलेटर उठाओ, कुछ उठा पटक करते हैं। 1/20 में तब भी तो नहीं आ रहा यार कोई भी। 1/20 में 16,400 तो पक्का लेस होगा, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। और अब 4,000 मान लीजिए ऐड होता है या 20,000, एजम्पशन बदलो। सुनो बेटा सुनो, ध्यान दो। एजम्पशन ये बदलना पड़ेगा कि दिस इज क्रिएटेड इन करेंट ईयर, मतलब इनकम टैक्स में ये क्रिएट हो रहा है, और इसका 20% कितना होगा बेटा? 20,000। तो ये कम होगा और ये बढ़ेगा 20,000। अब देखो तो कुछ आसपास आ रहा है। अब ये मेरी गलती नहीं है, क्वेश्चन क्लियर नहीं है। तो सोचिए स्टूडेंट के लिए कितनी टफ बात है। जो क्वेश्चन क्लियर है उसमें प्रॉब्लम तो नहीं आई, लेकिन ये चुप हो गया, इसने दिक्कत किया। तो ये तो हम जाके पढ़ लेंगे 43B में आजकल इनकम मतलब इंटरेस्ट का क्या है। वो जनरली होता है कि जो गवर्नमेंट बैंक या उनका होता है वो एक्रूअल बेसिस पे होता है, बाकी का नहीं होता। ये वाला उसको बताना चाहिए था कि ये अब की बार ओरिजिनेट हो रहा है, बता नहीं रहा ना, तभी तो दिक्कत हो रही है। लेकिन चलिए सब मिला जुला के क्या बात बनी बेटा? 123,600। और हम कहते हैं कि एक नहीं बन रहा, तो क्या हो गया? एक नहीं बन रहा है, मान लीजिए मैं टीचर हूं, मैं तो कैसे भी करके खींचतान करके पूरा कर दूंगा, आपसे नहीं हो रहा, एक छोड़ देंगे, ऐसे ही मार देंगे। कौन सा नेगेटिव मार्किंग है? जो आसपास भी थोड़ा सा दिखेगा, देखो साफ साफ दिख रहा है, तो ये 450 और 330 तो नहीं होगा। तो 152 और 123 में ही था कोई ना कोई बात, कर देंगे। 50% चांस है, जीत जाएंगे, 50% हार जाएंगे। ठीक बात है, आ जाओ। अब एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लो। एग्जामिनेशन में इसका क्वेश्चन बहुत दिनों से नहीं आया, लेकिन आ सकता है। पहले आया हुआ है, नाम है बेटा जी मैट। नाम सुना है? पहले हुआ करता था, आजकल तो अब नहीं है। मैट, मैट है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। हमारे जमाने में जब हम लोग सीए कर रहे थे उस समय ये आया था। क्या होता है बता देता हूं कि बहुत सारी कंपनियां ना इनकम टैक्स के इस प्रोविजन उस प्रोविजन का इस्तेमाल करके ना इनकम टैक्स देती ही नहीं थी। प्रॉफिट इतना कमा रही है और इनकम टैक्स देती नहीं थी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल रिलायंस। पहले 20 साल रिलायंस ने 0 इनकम टैक्स दिया कि SEZ में मेरा बिजनेस चल रहा है तो वहां चल रहा है तो वहां चल रहा है। सरकार माथा पकड़ के बैठ जाती थी कि कमाई तो हो रही है 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़, टैक्स के नाम पे वो 0। तो उन्होंने कहा कि देख भैया, अगर किसी के अकाउंटिंग प्रॉफिट है तो अगर इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स बनता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मानेंगे कि इतना टैक्स तो टैक्सेबल है ही और उस पर हम आपसे मिनिमम टैक्स लेंगे। इसलिए इसका नाम क्या आया? मतलब आप रेगुलर टैक्स से जो बनता है वो दे दो, नहीं तो कम से कम इतना तो हम लेंगे ही लेंगे। इसी को क्या नाम दिया गया? मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। लेकिन इसका रेट थोड़ा कम होता है, जैसे ये 25% होगा तो ये 5% 7% होगा, ऐसे होगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर DTA या DTL उस साल क्रिएट हो रहा है जिस साल मैट लग रहा है, या उस साल रिवर्स होने के चांसेस है जिस साल मैट लग रहा है, तो मैट के रेट से लें या
रेगुलर रेट से लें, इसको बोलते हैं रेगुलर रेट और इसको बोलते हैं मैट का रेट। तो देखो एएस ने क्लियर कर दिया कि डीटीए डीटीएल का मैट से कोई लेना देना नहीं है। जिस साल रिवर्स होगा उस साल मैट रहेगा नहीं रहेगा कौन गारंटी देगा अभी भाई? 4 साल बाद क्या होने वाला है कौन जानता है? तो उन्होंने बोला देखो करंट टैक्स तो मैट से निकालो, लेकिन जहां तक सवाल है डीटीए डीटीएल का कौन सा रेट लेना है? रेगुलर 25% वाला, इरेस्पेक्टिव ऑफ मैट प्रोविजन एप्लीकेबल इन द ईयर ऑफ क्रिएशन और रिवर्सल। जिस साल क्रिएट हो रहा है, जिस साल रिवर्स हो रहा है, उस साल कौन सा रेट है, आई डोंट केयर। हम डीटीए और डीटीएल को रेगुलर रेट से लेंगे। एक क्वेश्चन ये देखो बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। ये है बेटा जी, अकाउंटिंग प्रॉफिट है, ठीक है, और बुक प्रॉफिट है। एक मिनट रुकिए, मुझे फिर से ओपन करने दीजिए, मिस हो गया, ये हिल गया है। कहां गया भाई? ये है, हाँ, अकाउंटिंग प्रॉफिट है और मैट प्रॉफिट है और इनकम टैक्स है। ये रेट है, ये रेट है। देखो करेंट टैक्स जो होगा ना वो तो इसका निकलेगा 3.5 लाख का 7.5, बोलिए तो वो जो भी आ रहा है बताइए। अब बात है डेफर्ड की। डेफर्ड का इससे कोई लेना देना नहीं, डेफर्ड का तो इनकम टैक्स और अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात है। अभी अकाउंटिंग प्रॉफिट कम आ रहा है, सॉरी इनकम टैक्स प्रॉफिट कम आ रहा है। इससे क्या साबित होता है कि आपने ये अलावेंस वो अलावेंस वो अलावेंस बहुत ज्यादा ले लिया है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो अलावेंस लिया वो टेम्पररी डिफरेंस है, क्योंकि परमानेंट मानेंगे तब तो इग्नोर ही करना होगा। तो कितना डिफरेंस आ रहा है बेटा जी? 5,40,000 और 5,40,000 का 20% रेगुलर रेट 1,08,000। और चूंकि ये डीटीएल है तो ये करंट टैक्स को जाके बढ़ाएगा, क्योंकि डीटीएल का क्रिएशन हो रहा है ना। तो बोलिए आपका टैक्स एक्सपेंस कितना हो गया? तो ये आपका टैक्स एक्सपेंस हो गया, ठीक है। कर लिए सबने आंसर? अब एक तुम करके बताओ ना बच्चों, इसके बताओ तो नवंबर 2020 में आया हुआ है। आंसर मत देखना, सीधे देख के बताओ, 1 सेकंड में होना चाहिए। आई नीड करेंट टैक्स, आई नीड डेफर्ड टैक्स। हुआ किसी का? मैं बोलूं? देखो बेटा मैट तो इस पे लगेगा, बोलो कितना? 2
तो करंट टैक्स हो गया। और इसका डिफरेंस कितना है, और उसका 20% बोलिए, तो टोटल टैक्स एक्सपेंस कितना हो गया, 6000। अब आपको क्या करना है बेटा, एग्जाम में एक लाइन ये चिपकाना है और कैलकुलेशन दिखाना है 5 के 5 नंबर। हाँ, थोड़ा याद होना चाहिए ये बात, सही कैलकुलेशन के लिए भी और एग्जाम में लिखने के लिए भी। और आगे लास्ट पॉइंट, टैक्स हॉलीडे। सुना है कभी कि कुछ जगहों पे टैक्स हॉलीडे होता है 5 साल 10 साल। तो बोला गया कि अगर कोई टैक्स हॉलीडे है और उसमें टाइमिंग डिफरेंस ओरिजिनेट हो रहा है और वो रिवर्सल भी टैक्स हॉलीडे में ही हो रहा है, तो उसमें डिटेल की जरूरत नहीं। कारण सोचिए, क्या कारण हो सकता है। एक बच्चा पूछ रहा मैट वाली कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इनकम टैक्स वाले से पूछो ना यार। वो बताएंगे ना, वो अकाउंट का विषय वस्तु थोड़े ना है। हाँ बताओ, एक्सपेक्टेड टू बी रिवर्स टैक्स हॉलीडे, काहे नहीं। ओ भैया, यहां भी जीरो टैक्स है, यहां भी जीरो टैक्स है, यहां भी जीरो टैक्स है, तो जब टैक्स है ही नहीं तो क्या ही बचा लोगे और क्या ही लग जाएगा। तो अगर यहां क्रिएट हुआ और यही रिवर्स हो गया तो इसके कुछ भी अकाउंट करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान वाले का जो क्या बोलते हैं एटम बम है, उसका भारत को कभी डर नहीं है, क्योंकि बम तो है लेकिन रॉकेट लॉन्चर नहीं उनके पास। अब हाथ से लाके थोड़ा ना बम फेंकेंगे, और अगर उन्होंने उड़ा भी दिया तो पाकिस्तान में गिर जाएगा। तो जो पाकिस्तान में गिर जाए उससे इंडिया को कोई डर है, और उड़ाओ हमें क्या जा रहा है। लेकिन जो क्रिएट हो रहा है वहां, और रिवर्सल कब होना है, बाद में, तो उस पे तो डिटेल क्रिएट होना चाहिए ना। और कौन से रेट से होना चाहिए, रेगुलर रेट से। और बोला गया इसके लिए रिवर्सल कैसे मानेंगे, फीफो बेसिस। फीफो बेसिस समझते हो, कि जो पहले क्रिएट हुआ है वही पहले रिवर्स होगा, जो पहले हो गया है वही पहले रिवर्स होगा। फीफो वही इन्वेंट्री वाला, मैं समझा देता हूं। देखो, यहां डीटीए ओरिजिनेट हुआ, यहां पे टाइमिंग डिफरेंस ओरिजिनेट हुआ, यहां रिवर्सल है, यहां रिवर्सल है, यहां रिवर्सल है, टाइम यहां खत्म हो गया। ये दोनों जोड़ो कितना हो रहा है, 500। 500 में से 100 घटाओ, 150 घटाओ, फिर 50 घटाओ, यानी कि 200 का रिवर्सल बाद में होना है, यस और नो। तो इसका डिटेल क्रिएट होगा, इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा। लेकिन इस वाले साल में होगा कि इस वाले साल में होगा, तो बोला गया कि इस वाले साल में होगा। बताइए क्यों, क्योंकि ये वाला तो यहां और यहां आके बताइए क्या हो जाएगा, खत्म। तो उसका तो क्रिएट ही नहीं करना, ये वाला बच रहा है उसका क्रिएट करना है। 200 का 30% बोलिए, हाउ मच, 60 लाख। बस यही है, गारंटी देता हूं, इससे बाहर कुछ हो नहीं सकता। न, अगर पहले हुआ है तो हमने क्रिएट तो किया ही होगा, ठीक है कि नहीं। अब टैक्स हॉलीडे में रिवर्स हो रहा है तो आपका बेकार हो गया, रिवर्सल कीजिए, क्योंकि वहां तो हुआ ही होगा। हमने पढ़ा ना, डिटेल की जरूरत ना हो तो रिवर्स कर देते हैं, वो किस काम का, ठीक है। वैसे बता दूं, टैक्स हॉलीडे शुरू में होता है, इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। एक क्वेश्चन बेटा इस पे देख लो और घर चले जाओ हंसते मुस्कुराते। मेरे पास क्वेश्चन भी सिर्फ एक ही है, ये देखो। पहले 10 साल हॉलीडे है, फर्स्ट सेकेंड ईयर में 200 और 400 क्रिएट हुआ, थर्ड ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक 10 हमारा रिवर्सल होगा। ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां कितना क्रिएट हो रहा है, 200। यहां कितना क्रिएट हो रहा है, रिवर्सल, बेटा ये सब जोड़ना कहां से मानेंगे, इस वाले में से कि इस वाले में से। कितना बचा, 120 का
40%। फर्स्ट ईयर में क्रिएट होगा, बताओ। और बाद वाले का पूरा होगा 160। तो वो जो मैंने वहां पे बताई वो बात लिख देनी है और क्रिएट कर देना है 48 और 160। ये है हमारी तरफ से आपका। अभी 5 से 7 क्वेश्चन में नहीं कराए, आपकी ड्यूटी बनती है, रात को नाइट लगाइए, कल सुबह लगाइए। आई डोंट केयर, खाना भूल जाइए, सोना भूल जाइए, फालतू बातचीत करना भूल जाइए, मोबाइल भूल जाइए, ऐप भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए। गारंटेड बेटा, मई में रिजल्ट लेके हंसते मुस्कुराते माया जाल से बाहर निकल जाइए। ठीक है, मिलते हैं फिर परसों। कल एफएम की क्लास है, एफएम में लीवरेज पढ़ेंगे। परसों फिर क्लास है। अब कौन सा एस करा दूं? मैं अपने मन से बढ़िया एस करा दूं, 29 कराऊंगा, क्योंकि उसी के बेस पे 15 भी और 16 क्या बोलते हैं 25 भी है। हाँ, पहले 29 परसों कराऊंगा, वो भी यही लेके आना है। ध्यान दीजिए, ये और ये यही लेके आना है। कोई भी दिक्कत हो क्लास के बाद बेटा पूछ सकते हैं, वैसे भी पूछ सकते हैं क्लास में। थैंक यू।